14 जुलाई को एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान बांग्लादेश की वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना वाजिद से एक रिपोर्टर ने नौकरियों के कोटे के खिलाफ तलबा के एहतजाज के बारे में पूछा, जो एक हफ्ते से ज़्यादा अरसे से जारी था। इसके जवाब में उन्होंने ये रिमार्क्स दिए, अगर आज़ादी पसंदों के पोते पोतियों को ना मिले, फ़वाइद कौन हासिल करेगा? रजाकारों के पोते? हसीना ने तहरीक चलाने वालों को कहा, ये सब रजाकार हैं। बांग्लादेश में रजाकार यानी कि रजाकार एक इंतहाई जारहाना इस्तिलाह है। इससे मुराद वो लोग हैं जिन्होंने 1971 की बांग्लादेश की आज़ादी की जंग को रोकने के लिए पाकिस्तानी फ़ौज के ऑपरेशन की हमायत की और इन पर घिनौने जराइम का इल्ज़ाम लगाया गया, यानी वो गद्दार और पाकिस्तान के एजेंट हैं। इस ज़ुबानी गलती का जवाब ये मिला कि अगले रोज़ हज़ारों तलबा 6 बड़े शहरों में ये नारे लगाते सड़कों पर थे कि तूई के आमी के रजाकार रजाकार, यानी कि तू कौन मैं कौन, रजाकार रजाकार। जेटे गेलम आधिकार बोए गेलम रजाकार, यानी मुतालबात मनवाने का एक ही रास्ता, रजाकार रजाकार। इस इस्तिलाह को तलबा ने अपना ऐसा हथियार बना लिया जिसने बिलाखिर हसीना वाजिद के तवील दौर इक़्तिदार का खात्मा कर दिया। हसीना का रद्द-ए-अमल के दहशतगर्दों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा, जिसके लिए पार्टी के तलबा विंग, बांग्लादेश छात्रा लीग, BCL और पुलिस को शामिल किया गया। 4 दिनों में 200 से ज़्यादा लोग मारे गए, जिनमें अक्सरियत तलबा और आम शहरियों की थी। तशद्दुद की मज़म्मत करने के बजाय हसीना ने मेट्रो रेल और सरकारी टेलीविज़न की इमारतों जैसी सरकारी अमला को पहुँचने वाले नुकसान पर तवज्जो दी। बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि ज़ुबान तख्त भी दिखाती है और तख्ता भी। हसीना ने नौकरियों के कोटे में इस्लाहात के लिए एहतजाज करने वाले तलबा को रजाकार का लेबल लगाकर जो गलती की, इसके जवाब में जो आग भड़की वो इन्हें तख्त से तख्ते पर ले आई, यानी इनके जवाल पर मुंतज हुई और मुजाहिरीन एक नारे पर हसीना के इस्तीफे पर यकजुबान हो गए, जो इन्हें देकर मुल्क से फ़रार होना पड़ा। 1947 में मशरक़ी पाकिस्तान में पैदा होने वाली हसीना छोटी उम्र से ही सियासी तौर पर सरगर्म थी। इनके वालिद शेख मुजीबुर रहमान, जिन्हें फादर ऑफ द नेशन कहा जाता है, ने 1971 में बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ादी दिलाई और इसके पहले सदर बने। इस वक्त तक हसीना ढाका यूनिवर्सिटी में एक मुमताज़ तालिब-इल्म रहनुमा के तौर पर पहले ही अपना नाम बना चुकी थी। 1975 की फ़ौजी बगावत के दौरान इसके वालिद और इसके ख़ानदान के बेशतर अफराद के कत्ल के दौरान वो और इसकी छोटी बहन सिर्फ इसलिए ज़िंदा बच सकीं क्योंकि वो इस वक्त बैरून मुल्क जर्मनी में थीं। हिंदुस्तान में जलावतनी का एक अरसा गुजारने के बाद हसीना 1981 में बांग्लादेश वापस आईं और अवामी लीग की क़यादत संभाली और जनरल हुसैन मोहम्मद इरशाद की फ़ौजी हुकूमत के खिलाफ जमहूरियत के हामी मुजाहिरों को मुनज़्ज़म करने में अहम किरदार अदा किया और तेज़ी से कौमी शोहरत हासिल की। हसीना जमहूरियत नवाज बगावत की रहनुमा थी, जिन्होंने 1990 में फ़ौजी हुक्मरान हुसैन मोहम्मद इरशाद को इक़्तिदार से हटाया था, लेकिन अपने दौर इक़्तिदार में वो जमहूरियत के बजाय एक जमाती आमरीत कायम किए रहीं। 1996 में इंतखाबात जीतने के बाद पहली बार वज़ीर आज़म बनी और 2009 में दोबारा बरसर इक़्तिदार आईं। अगरचे मईशत को बेहतर किया, मगर आज़ादी इजहार, इख्तिलाफ राय और अपोजिशन के खिलाफ क्रैकडाउन किया। सबसे तवील अरसे तक हुकूमत करने वाली खातून सरबराह के तौर पर हसीना के दौर को सिक्योरिटी फोर्सेस का दौर कहा जाता है, जिसमें बदनाम ज़माना रैपिड एक्शन बटालियन के नीम फ़ौजी दस्ते को हिज़्ब इख्तिलाफ के अराकीन और मुखालफिन को अगवा करने और कत्ल करने के लिए इस्तेमाल किया गया। अदलिया पर वार की, जिसकी वजह से एक चीफ जस्टिस ने फैसले में हुकूमत की मुखालफत की तो इन्हें मुल्क से फ़रार होना पड़ा। मीडिया को भी मुखालफिन के खिलाफ बयानी तैयार करने और इसे बरकरार रखने के लिए कंट्रोल किया। मरकज़ी धारे की ज़्यादातर ज़राए इबलाग अवामी लीग से ताल्लुक़ रखने वाले कारोबारी इदारों की मलकियत है। मीडिया पर कंट्रोल के ज़रिए हसीना ने अपने हामियों को मुल्क की आज़ादी और इसकी कामयाबियों के जायज़ वारिस के तौर पर, जबकि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और जमात इस्लामी के मुखालफिन और हिज़्ब इख्तिलाफ के अराकीन को गद्दार और इंतहा पसंद धड़ों की बाक़ियात के तौर पर पेश किया। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और अपोजिशन लीडर बेगम खालिदा ज़िया को 2018 में करप्शन के इल्ज़ाम में कैद किया गया और जमात इस्लामी की कई अहम शख्सियात और दूसरे लोगों को गद्दारी के इल्ज़ाम में फांसियाँ दी गईं। इन्हें मुबैना बदउनवानी और भारत की जानिबदारी की वजह से मुसलसल तनकीद का सामना करना पड़ा। 2008 में हसीना दोबारा वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर मुंतखब हुई और तकरीबन 16 साल हुकूमत की। इस तवील दौर में हसीना हुकूमत बड़े पैमाने पर सियासी गिरफ्तारियों, जबरी गुमशुदगियों और मावराए अदालत कत्ल में मुलव्वस रही। हसीना ने खौफ के ज़रिए हुकूमत के जाबराना कवानीन का नफाज किया और मज़ालिम के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस का इस्तेमाल किया है। ह्यूमन राइट्स वॉच के मुताबिक शेख हसीना के दौर 2009 से सिक्योरिटी फोर्सेस 600 से ज़ायद जबरी गुमशुदगियों में मुलव्वस हैं। HRW की एक और रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी 2015 से दिसंबर 2020 के दरमियान 143 मुबैना फायरिंग तबादलों में कम से कम 775 अफराद को सिक्योरिटी फोर्सेस ने अस्करियत पसंद या दहशतगर्द के तौर पर हलाक किया। लाखों लोग अपने घर छोड़ने और बरसों रूपोश रहने पर मजबूर हुए। हसीना वाजिद ने अदलिया, इलेक्शन कमीशन, मीडिया और कानून नाफिज करने वाले इदारों जैसे अहम इदारों में करप्शन को फ़रोग़ दिया, जिन्हें बहाल करना एक तवील अमल होगा। बांग्लादेश के लिए हालिया हंगामे किसी सियासी जमात की कॉल का नतीजा नहीं थे, ये तलबा तहरीक थी। हुकूमत की पॉलिसी थी कि तकरीबन 50% सरकारी नौकरियाँ 1971 के शहदा के वारसों यानी अवामी लीग के लिए थीं। इस पर तहरीक शुरू हुई, जिसमें कुल
50 افراد 200 سے زیادہ طلبہ شہید ہوئے۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا کہ کوٹا سسٹم غلط ہے، جس پر تحریک کا پہلا مرحلہ ختم ہو گیا اور پھر اندھا دھند فائرنگ کرنے والے پولیس افسروں کے خلاف کارروائی کے لیے تحریک شروع ہوگی۔ اس کا پہلا روز ہی تباہ کن تھا۔ 100 کے قریب لوگ جہاں بحق ہو گئے، جس کے بعد ملک میں بھی کرفیو لگا دیا گیا اور انٹرنیٹ سروس بند کر دی گئی۔ شیخ حسینہ واجد نے کہا کہ اس تحریک کے پیچھے جماعت اسلامی ہے اور تحریک چلانے والے طالب علم نہیں ہیں، دہشت گرد ہیں۔ عوام کو چاہیے کہ وہ ان لوگوں کو پکڑ کر مار دیں۔ یعنی وزیر اعظم خانہ جنگی پر اتر آئیں۔ اس کے بعد انہوں نے جماعت اسلامی اور اسلامی جمعیت طلبہ چھاتر سنگھوں پر پابندی لگا دی۔ تحریک کی ویڈیو کلپ سے پتہ چلتا ہے کہ پولیس نے ڈھونڈ کر چھپے ہوئے طلبہ کو نکال کر انہیں سروں پر گولیاں مار کر ہلاک کیا۔ بہت سے مظاہرین کی آنکھوں میں چھرے مارے گئے اور انہیں نابینا کر دیا گیا۔ پولیس نے جن لوگوں کو گولی مار کر قتل کیا، ان میں 35 کم سن بچے بھی تھے۔ عوامی لیگ اور اس کے طلبہ ونگ نے ہتھیار لے کر مظاہرین پر حملے کیے۔ تھانے نظر آتش کر دیے گئے۔ ایک تھانے میں 13 پولیس اہلکار مارے گئے۔ ملک میں کوئی اپوزیشن لیڈر میدان میں نہیں تھا، کچھ بیرون ملک پناہ لیے ہوئے اور باقی جیلوں میں تھے۔ تمام تر تحریک طلبہ نے چلائی اور ان کے 9 نکاتی مطالبات سمٹ کر ایک نقطے میں بدل گئے کہ حسینہ واجد استعفیٰ دیں، اور بالآخر انہیں ملک چھوڑنا پڑا۔ ان کے بیٹے سجیب شیخ کہتے ہیں کہ حسینہ واجد بہت زیادہ مایوس ہیں، وہ دوبارہ سیاست میں حصہ نہیں لیں گی۔ کاش وہ اپنے والد کے انجام سے سبق سیکھتی تو انہیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتا اور ان کے والد کے مجسمے، اوندھے منہ اور خود ان کی تصاویر گلی کوچوں میں بکھری نہ ہوتی۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ لمحوں نے خطا کی، صدیوں نے سزا پائی۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کے ساتھ جڑ جائیے۔ شکریہ۔